3 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है सुपरफास्ट 100 का। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। आज लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर में दिल्ली समेत 14 राज्यों की 91 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं के आने का सिलसिला जारी है। दोपहर 1 बजे तक दिल्ली में करीब 40% मतदान होने की खबर है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजधानी में अपना वोट डाला। सोनिया ने सेंट्रल दिल्ली के निर्माण भवन में मतदान केंद्र पर सुबह करीब 9:30 बजे वोट डाला। अजय माकन यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी वोट डालने दिल्ली के औरंगजेब रोड इलाके के पोलिंग बूथ पर पहुंचे। इस मौके पर राहुल ने कहा कि वोट देना हम सभी का फर्ज है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी ने भी मतदान किया। दिल्ली में लोधी रोड पर बने मतदान केंद्र में प्रियंका अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ वोट डालने पहुंची। वोट डालने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की कोई हवा नहीं। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर मिथिलेश कुमार के सवाल के जवाब में प्रियंका ने कहा कि उन्हें मोदी की लहर कहीं नजर ही नहीं आती। लेकिन लोग कह रहे हैं मोदी की लहर है। आपको भी लगता है? आपको भी लगता है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने दिल्ली में निर्माण भवन में अपना वोट डाला। उनकी चाची और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जब वोट डालकर चली गई तब वरुण वहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। वरुण सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने दिल्ली के निर्माण भवन मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। अंसारी सुबह करीब 8:30 बजे बूथ नंबर 85 पर वोट डालने पहुंचे। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वो राजभवन से निकले और मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डाला। देश में 16वीं लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी निभा रहे मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने दिल्ली में अपना वोट डाला। वोटिंग के बाद उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र और मजबूत सरकार के लिए जरूरी है कि लोग घरों से निकलें और वोट डालें। हमारा अपील है वोटर्स, इंडियन वोटर्स हु आर नोन फॉर देयर विजडम, हु आर नोन फॉर देयर मैच्योरिटी should turn out in large numbers, exercise their franchise, make this democracy really meaningful. वहीं दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय देव ने भी हनुमान रोड स्थित पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट डाला। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस बार चुनाव में वोटिंग के पिछले सारे रिकॉर्ड्स टूटेंगे। दिल्ली के चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी अपना वोट डाला। वहीं कपिल सिब्बल से मुकाबला कर रहे बीजेपी के हर्षवर्धन ने अपने इलाके कृष्णानगर में मतदान किया। नई दिल्ली के अहम उम्मीदवारों ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन ने अपने परिवार के साथ राजौरी गार्डन के बूथ पर जाकर वोट डाला। बीजेपी उम्मीदवार मीनाक्षी लेखी ने साउथ एक्सटेंशन और आप उम्मीदवार आशीष खेतान ने मयूर विहार में अपना वोट डाला। साउथ दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने अपने अपने इलाकों में वोट डाले। बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने तुगलकाबाद में अपना वोट डाला, जबकि आप उम्मीदवार देवेंद्र सहरावत ने महिपालपुर में मतदान किया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने भी अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद लवली ने दावा किया कि दिल्ली में एक बार फिर से कांग्रेस का ही सिक्का चलेगा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल ने चांदनी चौक में अपना वोट डाला। वोट देने के बाद कहा कि मोदी की लहर जैसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ते। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के तिलक लेन में वोट डाला। केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी पार्टी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर परचम लहराएगी। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने पांडव नगर में डाला अपना वोट। इस मौके पर सिसोदिया काफी उत्साहित नजर आए। आम आदमी पार्टी के गुड़गांव से उम्मीदवार योगेंद्र यादव ने भी अपना वोट डाला। योगेंद्र यादव ने हरियाणा के रेवाड़ी इलाके में मतदान किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोनी सोरी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए वोट डाले। सोनी दंतेवाड़ा में वोट देने पहुंची तो उन्होंने आम आदमी पार्टी की टोपी पहन रखी थी, जिसमें पार्टी का चुनाव निशान झाड़ू भी बना हुआ था। न सिर्फ सोनी सोरी बल्कि उनके साथ मतदान केंद्र पहुंचे समर्थक भी आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए थे। बूथ पर किसी भी पार्टी के झंडे या चुनाव चिन्ह का प्रदर्शन करना गलत है, लेकिन सोनी सोरी ने नियमों को धत्ता बता दिया। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राखी बड़लान ने नियम कायदे को दरकिनार कर वोट डाला। वो जब मंगोलपुरी के यू ब्लॉक में वोट देने पहुंची तो कतार में नहीं लगी, बल्कि लाइन में लगे लोगों को पार करते हुए सीधे वोट देने चली गई। वेस्ट दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा अपनी पत्नी के साथ वोट देने पहुंचे। उन्होंने शालीमार बाग इलाके में वोट डाला। वोटिंग को लेकर उत्साहित प्रवेश वर्मा ने मोदी को पीएम बनाने का दावा किया।
नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी और कांग्रेस उम्मीदवार विलास मुत्तेमवार ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटिंग के दौरान दोनों अपनी अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आए। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से कांग्रेस कैंडिडेट कमलनाथ ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। छिंदवाड़ा में अपने पोलिंग बूथ पर जाकर कमलनाथ ने वोट डाला और लोगों से भी अपील की कि अपना वोट जरूर डालें। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। केरल के तिरुवनंतपुरम में एंटनी ने वोट डाला और कांग्रेस की जीत का दावा किया। केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने जम्मू में मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाले। गुलाम नबी आजाद खुद उधमपुर से कांग्रेस उम्मीदवार भी हैं। केंद्रीय मंत्री और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने महाराष्ट्र के गोंदिया में अपना वोट डाला। प्रफुल्ल पटेल गोंदिया सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। वोट डालने के बाद उन्होंने भरोसा जताया कि जनता उन्हें जरूर जिताएगी। हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में अपना वोट डाला, जबकि मौजूदा सांसद नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हरियाणा जनहित कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई ने अपने परिवार के साथ हिसार में मतदान किया। सासाराम से कांग्रेस उम्मीदवार मीरा कुमार ने भी अपने इलाके में मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोट देने के बाद मीरा कुमार ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मोदी की लहर है। उनकी रैलियों में भीड़ थी, उनके मुकाबले सोनिया गांधी की रैलियों में भी भीड़ जुटी थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नागपुर में मतदान केंद्र पर जाकर मोहन भागवत ने वोट डाला। चंडीगढ़ के बीजेपी उम्मीदवार किरण खेर अपने पिता के साथ वोट डालने पहुंची। उन्होंने व्हील चेयर से अपने पिता को पोलिंग बूथ तक पहुंचाया। चंडीगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बंसल ने भी सेक्टर 28 के पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट डाला। बंसल अपने परिवार वालों के साथ वोट डालने पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमार विश्वास ने गाजियाबाद में वोट डाला। वो गाजियाबाद के ही वोटर हैं और अमेठी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वोट देने के लिए वो अमेठी से खास तौर पर आए थे। आरएलडी के नेता अमर सिंह ने गाजियाबाद में वोट डाला। अमर सिंह गाजियाबाद इलाके के वोटर हैं, हालांकि वो खुद फतेहपुर सीकरी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी के बिजनौर से आरएलडी उम्मीदवार और अभिनेत्री जया प्रदा ने वोट डाला। बिजनौर के आर्य समाज कन्या इंटर कॉलेज जाकर उन्होंने मतदान किया। पूर्व आईपीएस अधिकारी और समाजसेवी किरण बेदी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। किरण बेदी ने दिल्ली के नीति बाग इलाके में अपना वोट डाला। नरेंद्र मोदी को मारने काटने की बात करने वाले सहारनपुर के कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने भी मतदान किया। सहारनपुर में उन्होंने पत्नी के साथ मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला। यूपी के बागपत से बीजेपी उम्मीदवार और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने बागपत के अपने पैतृक गांव में वोट डाला। यूपी के बागपत से बीजेपी उम्मीदवार सत्यपाल सिंह पर हमले की खबर सामने आ रही है। हमले में सत्यपाल की गाड़ी का शीशा टूट गया, साथ ही एक व्यक्ति घायल भी हो गया। सत्यपाल ने आरएलडी प्रत्याशी अजीत सिंह के समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया। दुनिया की सबसे छोटे कद की महिला ज्योति ने नागपुर में अपना वोट डाला। ज्योति की उम्र 20 साल है, लेकिन उनकी ऊंचाई केवल 23 इंच है। ज्योति ने पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल किया। दिल्ली की उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट के नरेला में टिकरी खुर्द के एक बूथ पर सुबह सुबह ही ईवीएम मशीन खराब हो गई। लोगों से कहा गया कि नई मशीन आने में वक्त लगेगा, तो वो घर लौट गए। 1 घंटे के बाद दोबारा वोटिंग शुरू हो सकी। गुड़गांव की कृष्णा कॉलोनी में बूथ नंबर 122 पर जमकर हंगामा हुआ। यहां पर वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से वोट डालने से मना करने पर लोग भड़क गए। बाद में मतदान अधिकारी ने रिटर्निंग ऑफिसर से बात की और सभी को वोट डालने की परमिशन दे दी गई। झारखंड के कोडरमा में 2 बूथों पर मतदाताओं ने स्थानीय समस्याओं को लेकर वोट का बहिष्कार कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और आला अधिकारियों ने लोगों को काफी समझाया, तब जाकर वोटिंग दोबारा शुरू हो सकी। वहीं मेरठ के हापुड़ विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट में परिवार के लोगों का नाम नहीं होने से परिवार के मुखिया ने आत्मदाह की धमकी दी, जिसके बाद बूथ पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने काफी मुश्किल से उन्हें समझाया। वाराणसी में बीएचयू की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्र कार्यक्रम आयोजन समिति ने बीजेपी के मैनिफेस्टो की प्रतियां जलाई। ये लोग जातिगत आरक्षण को खत्म कर आर्थिक आधार पर आरक्षण की घोषणा से खफा दिखे। मेरठ के हापुड़ में एक बूथ पर चुनावी ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों ने वोट डालने के बाद वोटर्स को गुलाब के फूल बांटे, लेकिन कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर पहुंचे आला अधिकारियों ने लोगों के हाथ से फूल छीनकर फेंक दिए। दिल्ली के दिग्गजों में चांदनी चौक सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कपिल सिब्बल चुनाव मैदान में है। सिब्बल को बीजेपी के हर्षवर्धन और आम आदमी पार्टी के आशुतोष चुनौती दे रहे हैं। सिब्बल इस सीट से मौजूदा सांसद हैं।
नई दिल्ली सीट पर भी उम्मीदवारों के बीच कांटे का मुकाबला है। सीट पर कांग्रेस के मौजूदा सांसद और उम्मीदवार अजय माकन को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने मीनाक्षी लेखी को उतारा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के आशीष खेतान भी चुनावी मैदान में हैं। पूर्वी दिल्ली सीट पर कांग्रेस के संदीप दीक्षित चुनाव मैदान में हैं। संदीप के मुकाबले बीजेपी ने महेश गिरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी को इन दोनों के मुकाबले मैदान में उतारा। वेस्ट दिल्ली सीट पर कांग्रेस के महाबल मिश्रा मैदान में हैं। उनके मुकाबले बीजेपी ने साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को टिकट दिया है और आम आदमी पार्टी ने जरनैल सिंह को मुकाबले के लिए मैदान पर उतारा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस के जेपी अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी जेपी अग्रवाल के मुकाबले मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी ने इस सीट से प्रोफेसर आनंद कुमार को मैदान में उतारा है। नॉर्थ वेस्ट सीट पर कांग्रेस की कृष्णा तीरथ चुनाव लड़ रही हैं। उन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी ने उदित राज को उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने राखी बिरलान को यहां से उम्मीदवार बनाया। दक्षिणी दिल्ली से कांग्रेस ने रमेश कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। रमेश कुमार के मुकाबले बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को खड़ा किया है। सीट पर आम आदमी पार्टी के कर्नल देवेंद्र सहरावत चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद सीट से कांग्रेस ने राज बब्बर को मैदान में उतारा। राज बब्बर को बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह चुनौती दे रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर शाजिया इल्मी को टिकट दिया था। दिल्ली से सटी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के महेश शर्मा और समाजवादी पार्टी के नरेंद्र भाटी के बीच है। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार रमेश चंद्र तोमर कांग्रेस छोड़कर पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। गुड़गांव सीट पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प है। सीट पर कांग्रेस के धर्मपाल सिंह, बीजेपी के राव इंदरजीत सिंह और आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव के बीच मुकाबला है। बिहार में चुनाव के दौरान नक्सलियों ने खूनी खेल खेला। मुंगेर में लैंड माइंस ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। वहीं 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। ये धमाका गंगटा जंगल के पास हुआ। बिहार के ही लखीसराय में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। कचरा के नरोत्तमपुर इलाके में नक्सलियों ने एक स्कूल को ब्लास्ट करके उड़ा दिया। नक्सलियों के इस हमले के बाद इलाके में दहशत है। बिहार के औरंगाबाद में नक्सलियों ने कई जगह मतदान का बहिष्कार किया। कई पोलिंग बूथों पर बम लगाकर नक्सलियों ने लोगों को वोट डालने से रोका। कई पंचायत भवन और स्कूल परिसरों से जिंदा बम बरामद हुए। बिहार के गया में भी बारूद के ढेर के बीच मतदान हुआ। नक्सली संगठनों ने यहां पे वोट बहिष्कार का ऐलान किया। कई मतदान केंद्रों पर केन बम और लैंडमाइन प्लांट किए गए। एंटी लैंडमाइन दस्ते ने कई जगह पर बम डिफ्यूज किए हैं। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आखिरकार ये कबूल ही कर लिया कि वो शादीशुदा हैं। कल वडोदरा से नामांकन भरते वक्त उन्होंने जो हलफनामा सौंपा उसमें अपने शादीशुदा होने की बात कबूली और पत्नी के नाम का जिक्र किया। मोदी ने जो हलफनामा पेश किया है उसमें अपनी पत्नी का नाम जसोदाबेन लिखा है। ऐसा पहली बार हुआ कि मोदी ने अपने हलफनामे में खुद के शादीशुदा होने का जिक्र किया और पत्नी के कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जिसमें जसोदाबेन का नाम लिखा गया है। 2 साल पहले मोदी ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा था। तब उन्होंने पत्नी का कॉलम खाली छोड़ दिया था। 2012 विधानसभा चुनाव के दौरान के हलफनामे और 2014 लोकसभा चुनाव के हलफनामे में ये अंतर साफ साफ देखा जा सकता है। मोदी ने लोकसभा चुनाव के हलफनामे में पत्नी का भले ही जिक्र किया हो, लेकिन 4 बार विधानसभा चुनाव में नामांकन में वो पत्नी का कॉलम खाली छोड़ चुके हैं। साल 2001, 2002, 2007 और 2012 के हलफनामे में मोदी ने पत्नी के नाम का जिक्र नहीं किया था। बताया जाता है कि मोदी जब 17 साल के थे तब उनकी शादी उनकी ही उम्र की जशोदाबेन से हुई थी। यानी साल 1967 में मोदी ने जशोदाबेन के साथ 7 फेरे लिए, लेकिन मोदी और जशोदाबेन की शादी चल नहीं पाई। जशोदाबेन ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो मोदी के साथ 3 महीने ही रही और फिर मायके चली आए। मायके आने से जसोदा ने फिर से पढ़ाई शुरू की और फिर एक स्कूल में पढ़ाने लगी। उनका मोदी से कोई संपर्क नहीं रहा। जशोदाबेन ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो मोदी के साथ 3 महीने ही रही और फिर मायके चली आए। मायके आने से जसोदा ने फिर से पढ़ाई शुरू की और फिर एक स्कूल में पढ़ाने लगी। उनका मोदी से कोई संपर्क नहीं रहा। जशोदाबेन स्कूल टीचर के तौर पर अब रिटायर हो चुकी हैं। उन्हें 14,000 रुपए की पेंशन मिलती है और वो मोदी के पैतृक गांव वडनगर से करीब 35 किलोमीटर दूर ब्रह्मनवदा में रहती हैं। मोदी ने शादीशुदा होने की बात कबूली तो कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि क्या देश की महिलाएं ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करेंगी जो महिला का पीछा करता है और पत्नी को उसके हक से वंचित रखता है। वोट अगेंस्ट मोदी।
मोदी के बड़े भाई सोमा मोदी ने इस मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि शादी का मामला 50 साल पुराना है और इसे तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी का बाल विवाह करा दिया गया था और वो देशभक्ति में जाना चाहते थे, इसलिए पत्नी को अलग रखा। नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने कहा कि मोदी ने अगर पहले के हलफनामे में पत्नी के नाम का जिक्र नहीं किया था तो इस बात से इनकार भी नहीं किया था कि वो शादीशुदा नहीं है। पहले उन्होंने कभी लिखा है कि मैंने शादी नहीं किया, तो कैसे आज की बात को इतना रुद्र स्वरूप दे रहे हो? मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव आयोग ने टीवी पर मोदी का नामांकन देखने के बाद कलेक्ट्रेट ऑफिस से फुटेज मांगी है। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर नामांकन कक्ष में 5 लोगों से ज्यादा लोग गए होंगे तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। कांग्रेस ने मोदी पर चुनाव के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि वडोदरा में उनके उम्मीदवार मधुसूदन मिस्त्री को प्रचार के लिए जगह नहीं दी गई। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितना कीचड़ उछालेगी कमल उतना ही खिलेगा। मुख्यमंत्री जी, लेफ्टिस्ट लोग कांग्रेस के ब्लैक मैजिक के सेंसरों, कान खोल करके सुन लो। आप जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। उछाल लो, अभी 30-40 दिन है, उछाल लो। जितना कीचड़ उछालोगे, जितनी गंद फैलाओगे, इतना कमल ज्यादा खिलने वाला है। ये लिख करके रखिए। मोदी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर भी हमला बोला। चिट फंड घोटाले के बहाने मोदी ने ममता बनर्जी सरकार को घेरा और बीजेपी कैंडिडेट को जिताने की अपील की। यहाँ जो चिट फंड का चीटिंग हुआ है, गरीब लोगों के 10-10 रुपए भी लूट लिए हैं। उन लुटारों को ठिकाने लगाने के लिए हमें मौका दीजिए। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज यूपी में 2 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। शाहजहांपुर और रामपुर में अखिलेश यादव की जनसभाओं का आयोजन किया गया है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की आज यूपी में 2 सभाएं हैं। जमरोहा और मुरादाबाद में मुलायम सिंह की रैलियों का आयोजन किया गया है। इन दोनों सीटों पर 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है। विवादित बयानों के बाद शाह आजम खान ने एक बार फिर बेतुका बयान दिया है। यूपी के मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा कि बटन दबाकर मुजफ्फरनगर के कातिलों से बदला लेना है। मुजफ्फरनगर के कातिलों से तुम्हें बदला लेना है। आज के दिन 2002 में जो जुल्म गुजरात में हुआ था, बटन दबाकर कातिलों से बदला लेना है और नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की बादशाहत से मासूम कर देना है। इसके पहले करगिल जंग पर दिए गए विवादित बयान को लेकर चौतरफा घिरे एसपी नेता आजम खान के खिलाफ चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था। उनके बयान वाले वीडियो को देखने पर चुनाव आयोग ने माना कि पहली नजर में आजम ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। विवादित बयान में घिरे बीजेपी महासचिव अमित शाह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली अर्जी वापस लेने का फैसला किया। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने के लिए पहले अर्जी दी थी। अमित शाह की गिरफ्तारी नहीं होने पर सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। इमरान ने कहा कि मोदी के खिलाफ बोलने के लिए उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अमित शाह की मेहमान नवाजी की जा रही है। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार की माया है कि इमरान मसूद को मोदी के खिलाफ बोलने पर जेल होगी और मोदी के सिपह सालार यहाँ खुलेआम घूमेंगे, उनकी मेहमान नवाजी होगी, सरकारी सुरक्षा उपलब्ध होगी और पूरी तरह से सरकारी मेहमान बना करके उनको रखा जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी की नसीहत के बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने पलटवार किया है। बाबा रामदेव ने कहा कि कालाधन बड़ा मुद्दा है और जोशी इसे हल्के में न लें। मुरली मनोहर जोशी जी से हम खुद बात कर लेंगे, क्योंकि कालाधन ये बाबा का मुद्दा नहीं है, 125 करोड़ देश के लोगों का मुद्दा है और इन मुद्दों पर कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो बहुत गंभीरता से उनको बातें करनी चाहिए, इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दरअसल इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ से खास बातचीत में मुरली मनोहर जोशी ने कहा था कि बाबा रामदेव को योग के प्रति ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अर्थशास्त्र के बारे में नहीं। बाबा रामदेव का कहना है कि सभी टैक्सों को खत्म कर दिया जाए और सिर्फ एक बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लागू कर दिया जाए। बाबा से ये अनुरोध है कि वो अपना ज्यादा ध्यान
योग और भारत की संस्कृति के प्रति प्रेम, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दें, अर्थशास्त्र की बातों को वो हम पे छोड़ दें। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अमृतसर से कांग्रेस उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी के नाम पर विदेशों में कई गुप्त बैंक खाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक ये वो सारे पैसे हैं जिसका विवरण अमरिंदर सिंह ने नामांकन में नहीं दिया। बीजेपी के इस हमले पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोल रहे हैं। अमरिंदर सिंह ने इस तरह कोई भी विदेशी खाता होने से इनकार किया और कहा कि वो सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। महाराष्ट्र के यवतमाल में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। राज ठाकरे पर यह केस उस बयान के बाद किया गया जिसमें राज ने कहा था कि किसान आत्महत्या करने से पहले उन्हें मारें जो उनकी हालत के लिए जिम्मेदार है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर अब विजडन क्रिकेटर्स एल्यूमनाई के 151वें संस्करण की शोभा बढ़ा रहे हैं। पत्रिका के कवर पेज पर सचिन तेंदुलकर की आखिरी पारी की तस्वीर छपी है जिसमें वो वानखेड़े मैदान पर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। विजडन एल्मनेक के कवर पेज पर छपने वाले सचिन पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। विजडन क्रिकेटर्स एल्मनेक ब्रिटेन से छपने वाली वार्षिक पत्रिका है। इसे क्रिकेट की बाइबल भी कहा जाता है। विजडन क्रिकेटर्स एल्मनेक का 2014 का संस्करण गुरुवार को लंदन में प्रकाशित होगा। भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को विजडन ने 2013 में उनके प्रदर्शन के लिए साल के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर्स में शामिल किया है। धवन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की खिताबी जीत के दौरान सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। अमेरिका के पिट्सबर्ग में एक स्कूल में सनकी ने चाकू से कई छात्रों पर हमला बोल दिया। हमले में 20 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावर स्कूल का ही एक छात्र बताया जा रहा है। सनकी के हमले में घायल सभी छात्र 14 से 17 साल के बीच के हैं। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि हमले के पीछे उसकी मंशा क्या थी। सीरिया में हुए 2 कार बम धमाकों में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इन धमाकों में करीब 100 लोगों के घायल होने की भी खबर है। पाकिस्तान में दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में हुए ट्रेन विस्फोट में करीब 16 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य लोग घायल हो गए। विस्फोट जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में हुआ। ये क्वेटा से रावलपिंडी जा रही थी। विस्फोट के बाद ट्रेन में आग लग गई। उसका एक डिब्बा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि विस्फोटक बोगी के वॉशरूम में रखा हुआ था। इस हमले की जिम्मेदारी यूनाइटेड बलूच आर्मी ने ली है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में फलों के एक व्यस्त बाजार में हुए बम धमाके में 23 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। बताया जा रहा है कि फल बाजार में लाई गई अमरूद की एक पेटी में 4 से 5 किलोग्राम का बम लगाया गया था। लोग जब फलों की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए जुटे तभी धमाका हो गया। इराक की राजधानी बगदाद के शिया बहुल इलाकों में हुए कई कार विस्फोटों में कम से कम 13 व्यक्तियों की मौत हो गई और 46 लोग घायल हो गए। मरने वालों में 4 पुलिस वाले भी हैं। अभिनेता अनिल कपूर दुबई में एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट कंपनी शुरू करने जा रहे हैं। उनके इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का नाम एंटिला वेंचर होगा। ये कंपनी स्क्रिप्ट राइटिंग, फिल्म मेकिंग, आर्ट स्टूडियो, टैलेंट मैनेजमेंट जैसे डिफरेंट फील्ड्स में काम करेगी। निर्माता निर्देशक सुभाष घई की फिल्म कांची में अभिनेता ऋषि कपूर आइटम सॉन्ग करते नजर आएंगे। सोनू निगम और सुजैन डिमेलो के इस गाने को गाया है और संगीत दिया है इस्माइल दरबार ने। फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज होगी। 12 साल बाद अक्षय कुमार और अभिषेक बच्चन की जोड़ी एक बार फिर पर्दे पर आने को तैयार है। इस जोड़ी को साजिद नाडियाडवाला की सुपरहिट फिल्म हाउसफुल के तीसरे पार्ट में साथ काम करने की खबर है। 2002 में इन दोनों ने फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया में साथ में काम किया था। अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म 2 स्टेट्स का नया गाना रिलीज कर दिया गया है। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गाने को मोहन और यशिता शर्मा ने गाया है। संगीत शंकर एहसान लॉय का है। फिर क्यों मेरे हाथ